नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामौत, हिंदी माध्यम, कक्षा 9वीं, विषय इतिहास, पाठ 4 आर्थिक विकास का यह दूसरा भाग है। इसके पहले मैंने आर्थिक विकास के बारे में 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आपको बताया था। अब यहाँ पर हम आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएंगे, जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक इस योजना चली थी। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिए गए। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार थी: राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 6.5% तक बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना। इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें बच्चों प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, मध्याह्न भोजन योजना, इंदिरा महिला योजना, गंगा कल्याण योजना, यह अनेक योजनाएं हैं जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्रों का महत्व बढ़ गया। इस योजना में वर्ष 1991 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई उदार और मुक्त आर्थिक नीति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चों, यह उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसी समय भारत ने उदारीकरण और मुक्त आर्थिक नीति को स्वीकार किया था, जिससे कि देश की प्रगति तेजी के साथ हो सके। 9वीं पंचवर्षीय योजना, यह 1997 से 2002 तक चली थी। इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए। इस योजना में संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई। निर्माण कार्य और दूर संचार क्षेत्रों में भी आशातीत वृद्धि हुई थी। अब बच्चों, हम लोग थोड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं कि पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित किया। इस बैंक ने अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और प्रारंभ किया। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि क्या रही? भारत ने स्वतंत्रता कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मझोले उद्योग से संबंधित विकास नीति को क्रियान्वित करना भी आवश्यक था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने
खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का उपयोग प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। बच्चों, जैसा आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 14 बैंकों का समावेश था। वर्ष 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस तरह से 69 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अभी उन बैंकों का नाम मैंने आपको बताया। 20 सूत्री कार्यक्रम। 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के प्रयासों का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस तरह हैं। ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें पहला है कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून, संबंधित संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजना में वृद्धि करना। दूसरा, श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति। तीसरा, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। चौथा है जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना। पांचवा है हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्रों उद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों का ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। तो बच्चों, इस तरह से यह 5 प्रमुख जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे उन 5 प्रमुख बातों को मैंने आपको बताया। अब इसके बाद श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में भी जो हम जान सकते हैं कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावस जी डावर ने शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भाई खल्ला, शिवड़ी, प्रभा देवी और वर्ली में कपड़ा मिलें खुल गई। यह क्षेत्र गिरड़ गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बने। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। वर्ष 1981 की दीपावली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और 8 से 17% पर बोनस को लेकर समझौता किया। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सावंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सावंत से नेतृत्व स्वीकारने का निर्देश किया। 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सावंत हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख
मजदूर हड़ताल पर चले गए। गिरगांव की मशीन की ठक ठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया। मुख्यमंत्री Y.R. अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। आगे चलकर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बात करेगी। डॉक्टर दत्ता सावंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण किया। वाम दलों ने हड़ताल का समर्थन दिया था, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल खिंच जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास प्रारंभ हुए। हड़ताल को 6 महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधानसभा पर गया, परंतु विफलता हाथ लगी। हड़ताल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। यह पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली। हड़ताल की कालावधि में लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार बने। कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ था। परिणामतः पहले से ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थानांतरित हो गई थी। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या का हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। नई आर्थिक नीति। आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। 10वें लोकसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में ले आए। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पी.वी. नरसिम्हा राव से पूर्व चंद्रशेखर की सरकार थी। इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 17% थी। आर्थिक वृद्धि दर 1.1% से घट गई थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम कर रह गया था कि आयात 1 सप्ताह तक ही किया जा सकता था। विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार के शासनकाल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण माफ कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग 55% हो गया। वर्ष 1980-81 में विदेशी ऋण 2,350 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया था। अब यह ऋण वर्ष 1990-91 में 8,380 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया था। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 100 करोड़ डॉलर था। इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण था। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया।
अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ किया। उपाय योजना, इसके लिए जो सरकार थी पीवी नरसिम्हा, उसने क्या उपाय किया इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस स्थिति में उबरने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार का उपाय योजना बनाई। स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। उन्होंने विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली 18 उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों में लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए खोल दिए। शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए वर्ष 1992 में सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संगणकीकरण किया गया। मंदी के संकट को दूर करने का वरीयता दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने देश में वापस ले आया। सरकार को देश के पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फ़ोन की सेवाएं प्रारंभ हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विश्व व्यापार संगठन। भारत ने वर्ष 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्यत्व स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था: अलग अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त बंधन रहित बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों, नियमों, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना, वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना। WTO के अस्तित्व में आने से पूर्व गैट अस्तित्व में था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नाम का यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार का नियमन करता था। भारत में WTO को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएं थी। इतना होने पर भी WTO के सदस्य को स्वीकारने का निर्णय किया गया। विश्व व्यापार संगठन के नियम, प्रावधान, अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी, विज्ञान और सेवाओं से संबंधित है। भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बड़ी शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रतिवेदनों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या में कमी लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, पेयजल, भोजन जल से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में भारत ने सुधार किया। विश्व व्यापार संगठन के साथ चलते हुए भारत ने कालांतर में दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट SAPTA पर हस्ताक्षर किया।
भारत ने सार्क देशों के लिए विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, आयात शुल्क में छूट दी। भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए। इस तरह हमने स्वतंत्रोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर के वैश्वीकरण तक ही हमने यात्रा की। अगले पाठ में हम भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। इस तरह से बच्चों, यह आपका आर्थिक विकास का पाठ समाप्त हुआ और इसके पाठ के नीचे जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के प्रश्नों को बच्चों आप यह वीडियो सुनो, पाठ पढ़ो और फिर इसके बाद उनका उत्तर लिखने का प्रयास करो। और कुछ प्रश्न जो संजाल पूर्ण करने के लिए होता है, वह यहाँ संजाल होता है, सजाल नहीं होता है, संजाल होता है, पूर्ण करो। तो यहाँ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 9वीं योजना के कार्यक्रम, इसमें 4 बॉक्स ब्लैंक हैं, उसमें आपको लिखना है। एक अंत्योदय अनाज योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, यानी 9वीं योजना के अंतर्गत कार्यक्रम 3 दिए गए हैं। इसमें 4 ब्लैंक बॉक्स है, उसको आपको लिखना है। प्रभा देवी गिर गांव के सहभागी क्षेत्र, प्रभा देवी और दादर, यहाँ 4 बॉक्स ब्लैंक हैं, इनका उत्तर आपको देना है। फिर WTO संगठन के प्रावधान संबंधी क्षेत्र, विदेशी निवेश, सेवा, और यहाँ भी 4 बॉक्स ब्लैंक है, इनका उत्तर आपको देना है। और पहले का उत्तर है 9वीं योजना के कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना। यह 9वीं योजना के कार्यक्रम थे, 9वीं योजना के कार्यक्रम थे। गिरगांव के सहभागी क्षेत्र वर्ली, सिवड़ी, दादर हैं, यह हैं। तीसरा है WTO संगठन के प्रावधान संबंधी क्षेत्र, विदेशी निवेश, अनुदान, सेवा, कृषि, आयात निर्यात और तकनीकी विज्ञान, यह इनके उत्तर हैं बच्चों। तो इस तरह से संजाल के प्रश्न आपको पूछा जाता है और 2 नंबर के आते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और तरह के प्रश्नों को आप लेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ के अंत का जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उसको आप करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।